कॉर्पोरेट इंडिया तीसरी तिमाही की परीक्षा दे चुका है और अब नतीजे आने वाले हैं। कल से रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा और पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। पिछली कई तिमाहियों से बाजार अच्छे नंबर्स का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक उतने अच्छे नंबर्स नहीं आ पाए जितना बाजार चाहता है। इस बार भी कुछ सेक्टर्स परीक्षा में अव्वल रहेंगे और कुछ का रिपोर्ट कार्ड बाजार को पसंद नहीं आएगा। हमारा मकसद है कि नतीजे शुरू होने से पहले ही आपके मुनाफे की तैयारी करा दी जाए। Q3 में कौन से सेक्टर करेंगे कमाल और किन का होगा बुरा हाल, इस शो में हम यही चर्चा करेंगे। Q3 19 या दिसंबर तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। कल इंडसइंड बैंक, परसों TCS और शुक्रवार को इन्फोसिस। उसके बाद तो झड़ी लगने वाली है। तो ऐसे में कैसे रह सकते हैं इंडिया इंक के नतीजे? क्या परफॉर्म करेंगी हमारी कंपनियां? क्या इस बार ग्रोथ तूल पकड़ेगी? क्या इन नतीजों से मिलेगा बाजार को सहारा? और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन से स्टॉक्स में करें नतीजों से पहले खरीदारी? इन सब पर करेंगे चर्चा अगले आधे घंटे में और मदद करेंगे मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय और मोतीलाल ओसवाल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़। आप दोनों का स्वागत है। और सुदीप, शुरुआत आपके साथ। बहुत लंबे अरसे से भारतीय बाजार इंतजार कर रहे थे इंडिया इंक के अच्छे परफॉर्मेंस का, मुझे याद है। और जब उम्मीद थी कि अच्छा परफॉर्मेंस आएगा तब वो नोटबंदी आ गई। उसके बाद हमने देखा अगले साल वो GST अनफोल्ड हुआ, तो तगड़े रिफॉर्म्स थे। अब ये सब हमारे पीछे हैं। 2 साल हो गए नोटबंदी को, 1.5 साल हो गए GST को आए हुए। अब ऐसा कोई बहाना नहीं है हमारे पास। क्या फाइनली ग्रोथ टूल पकड़ेगी इस बार? Q3 या दिसंबर क्वार्टर से किस तरह के एक्सपेक्टेशंस लेके चलूं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। नोटबंदी और GST का बहुत टाइम हो गया है, तो वो जो झटका था या डिस्टेबलाइजेशन था, उससे तो कंपनीज रिकवर कर चुके हैं, ज़्यादातर रिकवर कर चुके हैं, मैं ये कहूँगा। पर और भी बहुत सारे फैक्टर्स पिछले क्वार्टर में कॉर्पोरेट इंडिया के सामने थे। एक बहुत बड़ा मुद्दा था लिक्विडिटी क्रंच, जो कि NBFC सेक्टर को और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को इम्पैक्ट किया, और ये इम्पैक्ट और भी कुछ सेक्टर में ट्रांसलेट होते हुए देखने को मिला था। ऑटोमोबाइल्स का मैं जिक्र जरूर कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे NBFC का फंडिंग कम हो गया था, तो वो एक इशू जरूर था। इसके अलावा जो ग्लोबल हेडविंड्स थे, उसके कारण डिमांड, सप्लाई या ग्लोबल ऑयल प्राइसेस मूवमेंट, ये सारा कॉर्पोरेट इंडिया के रिजल्ट्स के ऊपर असर करता है। तो वो भी इम्पैक्ट शायद Q3 के नतीजे में देखने को मिलेंगे। जैसा उम्मीद किया जा रहा है, हम लोगों को लगता है कि सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र का नतीजे ठीक ठाक आएंगे। FMCG के नतीजे ठीक ठाक आएंगे, पर बेस बड़ा था, हाई था, तो शायद FMCG में बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, पर ठीक ठाक नतीजे होने की संभावना है। ठीक ठाक नतीजे होने की संभावना है, ठीक बात। मैं ये जो तमाम सेक्टर्स को टच अपॉन करा सुदीप ने, उन पे मैं डिटेल में आगे इन दोनों एक्सपर्ट से बातचीत भी करने वाला हूं। लेकिन गौतम, आपकी मोतीलाल ओसवाल की मैं रिसर्च देख रहा था, जिसमें कहा जा रहा है पिछले 5-6 तिमाहियों में, 5-6 क्वार्टर्स में सबसे खराब प्रदर्शन इस बार देखने को मिलेगा। सेल्स और बीटा के फ्रंट पर, दोनों ही फ्रंट पर प्रेशर देखने को मिलेगा। क्यों इतना दबाव? क्या वाकई जो सुदीप कह रहे लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट, लिक्विडिटी कंसर्न्स, वो इस बार के तिमाही रिजल्ट्स पे इंपैक्ट करने वाले हैं, या वजह कुछ और है? जी, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो कमोडिटी प्राइसेस गिर चुकी है। सो अगर आप देखोगे तो सेकंड क्वार्टर में जो टॉप लाइन ग्रोथ था वो 26% था, बट अगर आप सेकंड क्वार्टर में से ऑयल एंड गैस को हटा देते हैं तो वो टॉप लाइन ग्रोथ था 14%। तो वही रेवेन्यू ग्रोथ अभी 14 से 13% हो जाएगा, राइट, इफ वी रिमूव ऑयल एंड गैस। सो कमोडिटी प्राइसेस गिरी है, उसकी वजह से थोड़ा सा टॉप लाइन ग्रोथ कम हुआ है। दूसरा, जैसे कि सेक्टर्स है ऑटो, जहां पे वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आई है, फिर मेटल्स जहां पे अगेन कमोडिटी प्राइसेस गिरी है, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम जिसमें काफी लॉसेस चलते आ रहे हैं काफी कुछ क्वार्टर से पिछले, ये सारे सेक्टर्स को अगर आप ऐड करोगे तो EBITDA ग्रोथ भी आपकी नीचे जा रही है। इस क्वार्टर में और एक प्रॉब्लम है, वो है OMC कंपनीज, जिसे हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कहते हैं। चूंकि क्रूड गिर चुका है $80 से करीबन $55-56 के आसपास, तो उनके काफी इन्वेंट्री लॉसेस आएंगे। तो हमारा जो मोतीलाल ओसवाल यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं 220 कंपनी का, उसका प्रॉफिट ग्रोथ है हमारा एस्टिमेट 2%
अगर हम ओएमसी हटा के देखते हैं तो ग्रोथ बढ़ जाता है, राइट। सिमिलरली निफ्टी का जो हमारा एस्टिमेट है वो 8% ग्रोथ का है प्रॉफिट का। अगर हम उसमें से ओएमसी हटा दे तो वो 20% हो जाता है। सो काफी सारी चीजें हैं। एसबीआई से बहुत बड़ा प्रॉफिट आने का उम्मीद है इस क्वार्टर में, जो कि बेस में लॉस था। सो उससे निफ्टी में जब आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करोगे तो उससे बेनिफिट दिखेगा। सो ऑल इन ऑल इस बार 8% का हमारा एस्टिमेट है निफ्टी के प्रॉफिट ग्रोथ का, और मोतीलाल ओसवाल ब्रॉडर अर्निंग्स, ब्रॉडर यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं, उसका एस्टिमेट हमारा 2% प्रॉफिट ग्रोथ का है। ठीक बात। तो दो बातें समझ आती हैं मुझे। एक तो लिक्विडिटी क्रंच का कुछ पोटेंट इंपैक्ट इस दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, और जैसे गौतम हाईलाइट कर रहे थे कमोडिटी प्राइसेस जो गिरी हैं उसका खासा इंपैक्ट होगा। तो अगर लाइक टू लाइक कंपैरिजंस करूंगा तो उस लिहाज से दबाव होगा। अगर लेकिन कुछ सर्टेन पॉकेट्स को एक्सक्लूड करें तो शायद परफॉर्मेंस इतनी खराब नहीं जितनी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। चलिए कई सारे सेक्टर्स कवर करें तो क्विकली आगे बढ़ता हूं, और गौतम आपसे शुरुआत, क्योंकि रिजल्ट सीजन में सबसे ज्यादा वेटेज और सबसे ज्यादा बातचीत तो होती है बैंक्स एज अ स्पेस की, और यहां पे वो सबसे बड़ी दिक्कतें थी एनपीएस के हालात। सरकार की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से तमाम कदम उठाए गए हालात सुधारने के लिए। तो आप फाइनली का इस क्वार्टर में, जो पिछले कुछ क्वार्टर से हमने देखा है एसेट क्वालिटी हालात उस फ्रंट पे एटलीस्ट डिटोरिएट नहीं हो रहे थे, अब उस फ्रंट पे के हालात सुधरने की कगार पे हम खड़े हुए हैं, और अब तक ग्रोथ नदारत थी बैंक्स को लेकर क्योंकि उस पर फोकस था ही नहीं। अब क्या ग्रोथ लौटती हुई नजर आएगी? और बैंक्स में अगर मुझे कहीं दाव लगाना है रिजल्ट से पहले गौतम, तो कौन से स्टॉक्स पे आप दाव लगाएंगे? देखिए बैंक्स में 2019 का साल बैंक्स का होगा ये कहना ज्यादती नहीं होगी। बैंक्स में क्या हो रहा है कि जो एसेट क्वालिटी खराब हो चुकी थी वो पिछले 2 क्वार्टर से अब ठीक होना चालू हुआ है। स्लिपेज जिसे हम कहते हैं, जब एसेट अच्छे से बुरा बन जाता है या एनपीए में जाता है, वो कम होने चालू हो गया है जून क्वार्टर से ही। तो वो हमने सितंबर क्वार्टर में भी देखा और हम वो दिसंबर क्वार्टर में भी देखेंगे। तीसरी बात, जो गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड्स होती है वो 70 बिप्स करेक्ट हुई है 30 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, तो उसका बेनिफिट आएगा बैंक्स के ट्रेजरी बुक्स पे। तीसरा, क्रेडिट ग्रोथ 14-15% तक पहुंच गई है जो कि मल्टी ईयर हाई है। चौथा, एनबीएफसी के जो इश्यूज है उसके वजह से बैंकिंग में प्राइसिंग पावर बढ़ी है। तो जब ये सारी चीजें आप एक साथ डालोगे तो आपको दिखेगा कि बैंक्स का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज्यादा रहेगा, स्पेशली कॉर्पोरेट बैंक जिसे कहते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इनके वजह से बैंकिंग सेक्टर के ग्रोथ में काफी उछाल आएगी। पिछले 2-3 साल से ये कॉर्पोरेट सेक्टर जो बैंक्स है, कॉर्पोरेट बैंक जिसे हम कहते हैं, वहां पे एसेट क्वालिटी का बहुत प्रॉब्लम था, इसकी वजह से बेस भी काफी फेवरेबल है। और इस क्वार्टर तो शायद आपको पीएसयू बैंक में भी काफी अच्छे नंबर देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो ये साल हमें लगता है कि बैंकिंग में काफी अच्छा रिटर्न बनेगा। हमारा प्रेफरेंस अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ ज्यादा है क्योंकि वहां पे कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं है और वहां पे एसेट क्वालिटी रिलेटिवली ज्यादा अच्छी है और वैल्यूएशन रीजनेबल है। सो हमें आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस अच्छा लगता है, और हमें पीएसयू बैंक्स में अभी केवल एसबीआई ठीक लग रहा है बिकॉज अगेन वहां पे कैपिटल का इश्यू नहीं है। ठीक बात। सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे तो अगर 2019 बैंक्स का साल हो तो कहना गलत नहीं होगा, सबसे क्लियर टेक अवे मेरे लिए वो। और कॉर्पोरेट फेसिंग लेंडर्स इस बार आउट परफॉर्म करेंगे। सरकारी में वो एसबीआई और प्राइवेट में आपकी स्क्रीन पर आईसीआईसीआई और एक्सिस, इनको रखें रडार पे। और जब बैंक्स की बात की तो सुदीप एनबीएफसी ऑब्वियस है जिसके आप जिक्र भी कर रहे थे, वो लिक्विडिटी क्राइसिस, वो प्रेशर पॉइंट था बीते क्वार्टर में, और कई सारी रियल एस्टेट कंपनी तो ये तक हाईलाइट करी थी कि वहां से फंडिंग मिलना, पैसा आना एनबीएफसी की तरफ से ठप पड़ता हुआ नजर आया है, तो उसका इंपैक्ट तो इस क्वार्टर नंबर्स में आएगा। तो अब इस बार एनबीएफसी के नंबर दरअसल कैसे रहेंगे? बाजार किस हद तक डाइजेस्ट कर चुका है खराब खबरों को, और ये सब के सब ऑफ हाइस ट्रेड कर रहे हैं। रिजल्ट से पहले कुछ खरीद लूं क्या सर? जी देखिए, रिजल्ट से पहले जरूर खरीद सकते हैं। कुछ एनबीएफसीज में हमने देखा है कि बाजार गिरने के टाइम बहुत नीचे गिर गया था और रिकवरी उतना देखने को नहीं मिला। मैं एबी कैपिटल का जिक्र जरूर करना चाहूँगा, यहाँ पे जरूर निवेशक खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि पेरेंटेज बहुत अच्छा है, सारे बिजनेसेस एस्टैब्लिश्ड है और अपने अपने क्षेत्र में टॉप 5 में है। तो और अगर आप इंश्योरेंस की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। आई थिंक दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग। म्यूचुअल फंड की बात करें, अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा कॉर्पस बिल्डअप हो रहा है। होम फाइनेंस लॉन्च किया है इन्होंने, एनबीएफसी का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है।
तो ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे जरूर खरीदारी कर सकते हैं। 130 रुपये का टारगेट 1 साल के लिए है। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल एनबीएफसी क्षेत्र की बात करें तो इस क्वार्टर में जैसे मैंने जिक्र किया Q3 का रिजल्ट में थोड़ा दबाव जरूर रहेगा, क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से शायद नहीं हुआ होगा, और बॉटम लाइन में मार्जिन स्क्वीज देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लिक्विडिटी क्रंच था उसके चलते बहुत सारे लेंडर्स ने अपना बुक लेंडिंग स्लो कर दिया था, और इसके अलावा इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ गए थे, इसलिए मार्जिन में इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। पर कुछ ऐसे कंपनीज हैं, दिग्गज कंपनी हैं जो कि जरूर लिया जा सकता है पोर्टफोलियो के लिए। मैं यहाँ पे बजाज ट्विंस की जिक्र करूंगा या श्रीराम ट्विंस का जिक्र करूंगा, वहां पे जरूर निवेशक खरीदारी कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। ठीक बात। तो अच्छी पेडिग्री, अच्छे पेरेंटेज वाली कंपनी चुने, रिजल्ट से पहले भी खरीदारी हो सकती है। जो सबसे टॉप बेट है वो है एबी कैपिटल, इसके अलावा बजाज ट्विंस यानी कि बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्विंस मतलब श्रीराम ट्रांसपोर्ट, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस। ये वो स्टॉक्स हैं जहां पे आप चाहें तो अभी भी इन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट से पहले की बेट है एबी कैपिटल। अच्छा, बैंक्स के बाद सबसे तगड़ा वेटेज होता है आईटी कंपनीज का, और गौतम आईटी कंपनीज के लिए जो Q3 रहता है, कहा जाता है सीजनली वीक, क्योंकि वो छुट्टियों का सीजन होता है थोड़ा सा। पर लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था कुछ पिकअप हुआ है एनवायरनमेंट में, वो दिक्कत वाली पॉकेट्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, रिटेल हो, टेलीकॉम हो, कुछ हालात सुधरना शुरू हुए हैं। तो ऐसे में Q3 नंबर्स आईटी के कैसे रहेंगे, और यहां पे कौन सा स्टॉक आप चुनोगे? आईटी के नंबर्स Q3 में काफी अच्छे रहेंगे, चूंकि ये हॉलिडे वाला सीजन है, बट बेस में भी हॉलिडेज थे तो वाई कंपैरिजन में इतना कोई दिक्कत नहीं होता है। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जो पिकअप हमने 4 क्वार्टर पहले देखना चालू किया रेवेन्यू ग्रोथ में आईटी कंपनीज के, वो ये क्वार्टर में भी कंटिन्यू होगा। दूसरा, डिजिटल के जो साइजेस है वो बढ़ रही है। तीसरा, काफी सारे कंपनीज को रुपी गिरने का भी फायदा होगा, थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज इसमें क्रॉस करेंसी हेडविंड जो बोलते हैं वो आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये क्वार्टर में हमारे आईटी कंपनीज के यूनिवर्स के लिए 23% एबिटा ग्रोथ का है, और करीबन 13 से 14% प्रॉफिट ग्रोथ का है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए आईटी कंपनीज देखते वक्त, टीसीएस का बहुत बड़ा वेट होता है। इस क्वार्टर में टीसीएस इंक्रीमेंटल ग्रोथ का 63% है। जो ग्रोथ आ रही है उसमें से 63% ग्रोथ सिर्फ टीसीएस के वजह से आ रही है। तो मतलब जितना आईटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करेगा, उस पूरे को सम करूं तो 63% सिर्फ टीसीएस के बलबूते पर ईयर ऑन ईयर। जो लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट था और इस साल दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट है, उसका जो डिफरेंस है उसका 63% सिर्फ टीसीएस से आ रहा है। हमारे जो टॉप आइडियाज है आईटी में, हमें इन्फोसिस और टेक महिंद्रा काफी अच्छा लगता है टियर 1 पैक में, और मिड कैप्स में हमें माइंडट्री पसंद है, हमें एल&टी इन्फोटेक भी अच्छा लगता है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो टीसीएस का दबदबा ना सिर्फ टाटा सन्स की लिस्टेड कंपनीज में आपको नजर आएगा, बल्कि आईटी में भी जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ आनी है लार्जली सब टीसीएस के दम पर आएगी। पसंद क्या आता है? इन्फोसिस, टेक महिंद्रा खरीद सकते हैं, और माइंडट्री और एल&टी इन्फोटेक जैसी कंपनीज में मिड कैप्स में आप लगा सकते हैं दाव। ये तो रही आईटी की बात, लेकिन दोनों एक्सपर्ट्स ने एक स्टॉक, जब हम ओवरऑल रिजल्ट सीजन की बात करते हैं, दोनों ने टच अपॉन करा ऑटोज को। तो सुदीप, ये ऑटो एज अ पैक, ये तो हमने देखा कि कैलेंडर ईयर 2018 बड़ा चैलेंजिंग रहा, और उसमें जाते आज जो लास्ट क्वार्टर था, दिसंबर क्वार्टर, हर मंथ वो बिक्री के आंकड़े और कमजोर होते हुए नजर आए। ऐसे में गिवन है कि ऑटो कंपनी एक स्लो डाउन फेस कर रही है, काफी हद तक मैं मज्यूम कर रहा हूं प्राइस में भी होगा। रिजल्ट वैसे क्या एक्सपेक्टेड है सर, और फिर ऑटो में इस गिरावट के बाद कहीं दाव लगाऊं क्या, कुछ खरीदूं? जी देखिए, रिजल्ट्स थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। इसका एक कारण, मुख्य कारण ये मैं पहले ही जिक्र कर रहा था कि एनबीएफसीज में जो फंडिंग की दिक्कतें थे उसके कारण कमर्शियल व्हीकल पर्टिकुलरली और हैवी व्हीकल्स, लार्ज एसयूवीज, जहाँ पे फाइनेंसिंग बहुत प्रिवेलेंट है, वहाँ पे फाइनेंसिंग के कम हो जाने के कारण स्लो डाउन में सेल्स में देखने को मिला था। दूसरी बात है इंश्योरेंस कॉस्ट, जैसे हम जानते हैं व्हीकल इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गया है, उसका भी एक असर सेल्स पे आया है। तीसरी बात है, नॉर्मली दिसंबर में थोड़ा स्लो रहता है मार्केट, क्योंकि जनवरी में के बाद नए मॉडल्स आते हैं,
और पीपल प्रेफर बाइंग द न्यूअर मॉडल्स इंस्टेड ऑफ बाइंग ओल्डर मॉडल्स इन डिसम्बर ऑफ एनी ईयर। तो इसके कारण थोड़ा स्लो होता है, और स्पेसिफिक कारण लिक्विडिटी का इशू था ऑटोमोबाइल्स में, तो स्लो डाउन थोड़ा हुआ है और वो जरूर नतीजे में देखने को मिलेगा। सो बाय एंड लार्ज हम लोग ये कहेंगे कि अवॉइड कर सकते हैं इस सेक्टर इमीडिएटली, पर अगर लंबी अवधि के लिए देखना है तो मारुति में जरूर खरीदारी कर सकते हैं। अब जैसे हम जानते हैं कि दिग्गज कंपनी है, 52% करीब ओवरऑल मार्केट शेयर है, स्मॉलर व्हीकल्स में बहुत अच्छी पकड़ है, और जो इनका नेटवर्क है बोथ सेल्स एज वेल एज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के आउटलेट्स बेहतरीन है। एसयूवी एक सेक्टर जहां पे इनका अच्छा पकड़ नहीं था, वहां पे भी अच्छा बिजनेस प्रदर्शन हो रहा है, और एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छा पकड़ मिल रहा है इनको। तो ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि करंट लेवल पे एक साल के नज़रिए से मारुति में खरीदारी की जा सकती है, 9,000 रुपया तक का टारगेट रख के। ऑटो में दबाव रहेगा इस रिजल्ट सीजन में, तो गिवन है जिस तरह के ऑटो बिक्री के आंकड़े आए थे, जिस तरह की दिक्कतें, चैलेंजेस ये इंडस्ट्री इस समय फेस कर रही है। पर एक स्टॉक अगर दाव लगाना है इन लेवल्स के आसपास तो है मारुति, जहां पे आपने देखा होगा बड़ी कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती हुई, कई लोगों की तरफ से तो बहुत तगड़े डाउनग्रेड्स भी आए थे, लेकिन जैसे सुदीप मेंशन कर रहे हैं इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव है, अगले एक साल के टाइम होराइजन से खरीदारी करने का बनाया जा सकता है मन। लेकिन ऑटो के साथ साथ शुरुआत में बातचीत छेड़ी थी, हमने जब बातचीत हो रही थी गौतम से, तो मेटल्स की उन्होंने बात करी, कमोडिटी प्राइसेस कोलैप्स होने की बात करी थी, जिसका इंपैक्ट इस सीजन में देखने को मिलेगा। अच्छा, इस साल की शुरुआत से वो मेटल एज अ स्पेस को लेकर हमने देखा है गौतम कुछ कंसर्न्स हाईलाइट होते हुए कि वो टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर का ग्लोबली अब वो इंपैक्ट पड़ेगा, स्लोडाउन के खतरे की तो हम पूरे साल के अंत में बातचीत कर ही रहे थे ग्लोबली, और अब वो मेटल प्राइसेस और इवेंचुअली ईपीएस डाउनग्रेड्स की तरह की रिपोर्ट जो आई थी वो थोड़ी सी कंसर्न पैदा करती हैं। तो मुझे समझाएं ये मेटल एज अ स्पेस दरअसल नतीजे कैसे रहेंगे, और यहां से आउटलुक, यहां से ट्रेजेक्टरी मोतीलाल ओसवाल में आप लोग क्या मान के चल रहे हैं? क्या इस पॉकेट में, मेटल्स में इस साल के लिए आप लोग पैसा डालेंगे? नहीं, देखिए मेटल्स में हमारा व्यू करीबन एक साल से नेगेटिव है, बिकॉज देखिए मेटल सिक्लिकल सेक्टर है, इसमें 3 साल बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है और अगला 2-3 साल फिर प्रॉफिट गिर जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस कंसर्न, बिकॉज ग्लोबल सेक्टर है, चाइना में कुछ होता है, दूसरे देशों में कुछ होता है, एलएमई के प्राइसेस गिरते हैं, तो उसका बहुत इम्पैक्ट इस सेक्टर पे आता है। सो हमारा व्यू करीबन अक्टूबर 2017 से इस पर नेगेटिव है। दूसरी चीज, मेटल्स का पिछले 8 क्वार्टर में बहुत तगड़ा ग्रोथ आया है। मगर आप देखोगे दिसंबर 2016 से लेके सितंबर 2018 तक का जो क्वार्टर रहा है, मेटल्स ने 7 कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ 50-60% प्लस, कुछ क्वार्टर में प्रॉफिट 3 गुना भी हुआ है, 4 गुना भी हुआ है। सो अब बेस बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरा, कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रही है। तीसरा, काफी सारी कंपनीज ने काफी डेट ले रखा है, तो बैलेंस शीट काफी लेवरेज हो गई है। तो ये सारों का इंपैक्ट मिला कि जब आपका प्रॉफिट नीचे गिरता है तो मल्टीपल्स भी नीचे आ जाते हैं डाउन साइकिल में। तो इसके वजह से मेटल से हम दूर रहेंगे। हालांकि जब तक ये क्वार्टर की बात है, ये क्वार्टर में हमारा एक्सपेक्टेशन फ्लैट प्रॉफिट का है, और अगला साल भी हमें लगता है FY20 वर्सेस FY19 प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं होगा। तो लार्जली फिर मेटल्स पे व्यू नेगेटिव, और आप आने वाला समय थोड़ा दिक्कत भरा, पेनफुल होगा स्पेस के लिए, तो इस स्पेस को अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि टॉप पिक के लिहाज से जो मोतीलाल ओसवाल की वो आप लोग की स्क्रीन पर आती हुई। तो अब तक क्या बातचीत हुई, इस रिजल्ट्स में लिक्विडिटी क्रंच का जो एनबीएफसीज झेल रही थी उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, साथ साथ कमोडिटी प्राइसेस जो गिरे हैं उसके चलते आप देखेंगे रिजल्ट्स में ओवरऑल दबाव देखने को। लेकिन बैंक्स में कॉर्पोरेट फेसिंग लेंडर्स, उनको रडार पर रखें, एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई, ये दे रहे हैं आपको इस समय बेहतरीन मौके, और बैंक शायद सेक्टर ऑफ 2019 हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। एनबीएफसीज पेन रहेगा, लेकिन सिलेक्टिवली खरीदारी करें। सबसे बेहतरीन पे एबी कैपिटल है, और अदरवाइज अच्छी पेडिग्री की कंपनीज, बजाज ट्विंस, श्रीराम ट्विंस, इनमें दाव लगाया जा सकता है। आईटी के नंबर्स अच्छे रहने वाले हैं, और इन्फोसिस, टेक महिंद्रा बड़ों में, छोटों में माइंडट्री, छोटे से मेरा मतलब है मझौलों में, माइंडट्री और एलएनटी, इन्फोटेक जैसे स्टॉक्स पर आप लगाएं दाव। ऑटोज में प्रेशर रहेगा रिजल्ट्स में, लेकिन मारुति फिर भी इन लेवल्स के आसपास एक प्रिफर्ड बेट के तौर पे आप चुन सकते हैं, और मेटल्स लार्जली अवॉइड रहेंगे। ना सिर्फ इस साल, इस क्वार्टर के नंबर्स में पेन है, फ्लैट प्रॉफिट का साल होगा, लेकिन आने वाला समय भी इन कंपनीज के लिए हो सकता है कुछ पेनफुल। इस नोट पर मैं क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। अरे बड़ा चौड़ा लंबा रिजल्ट सीजन होता है, अभी तो कई और इंटरेस्टिंग सेक्टर्स हैं जिन पे अपने एक्सपर्ट्स के साथ करनी है बातचीत। Q3 रिजल्ट टाइम में हम बातचीत कर रहे हैं कि ये जो तिमाही नतीजे आने वाले हैं ये कैसे पैन आउट हो सकते हैं। देश के 2 जाने माने एक्सपर्ट्स
सुदीप बंदोपाध्याय और साथ साथ हमारे साथ हैं गौतम जी मोतीलाल ओसवाल के। लेकिन अब दो इंपॉर्टेंट सेक्टर जिनकी क्विकली बातचीत करनी है, समय कम है मेरे पास। सुदीप साहब, फार्मास्यूटिकल्स, और हमने लास्ट क्वार्टर से कुछ देखा है, वो यूएस रिलेटेड प्राइसिंग का पेन जो है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या फार्मास्यूटिकल्स कुछ बेहतर नंबर्स डिलीवर कर सकते हैं? और मेरे पोर्टफोलियो में लंबे अरसे से ये कंपनी ने परफॉर्म करके नहीं दिया सर, परफॉर्मेंस कब दिखेगा? जी आशीष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फार्मास्यूटिकल ने अंडर परफॉर्म किया है बहुत दिनों से। पर इसमें दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं ध्यान रखने के लिए कहूँगा। एक तो यूएस जेनेरिक्स मार्केट में प्राइसिंग पे दबाव था, पर थोड़ा बहुत ईज होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडियन कंपनीज ने अपना कॉस्ट पे बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। तो ओवरऑल यूएस के जो, अगर यूएस के अलग से नंबर आप देखेंगे तो जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ जेनेरिक में प्राइसिंग प्रेशर, मार्जिन इंप्रूव कर रहे हैं, और प्रेशर प्राइसिंग का अगर थोड़ा कम हो जाए तो शायद ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। दूसरी बात है डोमेस्टिक मार्केट, करीबन 25% मार्केट शेयर फार्मा कंपनीज का डोमेस्टिक मार्केट में है। वहां पे अगर आप ध्यान दें तो करीब 15% CAGR अगला 2-3 साल में होने का संभावना है। तो ये डोमेस्टिक फोकस जो कंपनीज हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि फार्मा में हमारा पॉजिटिव व्यू है, और नेटको फार्मा एक कंपनी है जो हम उन्होंने निकाला है, उस पर जरूर निवेशक निवेश कर सकते हैं। 900 रुपए का तक का टारगेट है। इनका बहुत अच्छा डोमेस्टिक बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, फार्मा में व्यू पॉजिटिव है और नेटको फार्मा रिजल्ट से पहले वो प्रिफर्ड बेट हो सकती है। एक सेक्टर और शो को खत्म करने से पहले, वो है FMCG। लास्ट Q3 जो था उसमें Q3 17 के ऊपर वो डिमोनेटाइजेशन के बाद छोटा बेस था, तो अच्छा जंप देखने को मिला, और इस बार फेस्टिव डिमांड भी थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट हो गया है इस क्वार्टर में। ऐसे में FMCG से रिजल्ट्स कैसे एक्सपेक्ट करूं, क्योंकि बड़ा आजकल वो कंजम्पशन थीम पे बाजार बेट भी कर रहा है। तो गौतम सर, ये FMCG नंबर्स कैसे आएंगे? और पिछले कुछ दिनों में इन सब स्टॉक्स में तेजी भी देखने को मिली है, ऐसे में रिजल्ट से पहले क्या खरीदूं? आपने सही कहा, बेस थोड़ा बड़ा है। पिछले 4-5 क्वार्टर से हम 16-17% प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हैं। इस क्वार्टर हमारा एस्टिमेट 10% ग्रोथ का है। देखिए, कंज्यूमर कंपनीज में आप क्वार्टर के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं। आपको अगर कंज्यूमर कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 3 साल का व्यू लेना होगा, और विच इज वेयर इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी एकदम स्ट्रांग है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस टू रेस्ट ऑफ द मार्केट, इंडिया के कंजम्पशन कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछला 3, 5 और 10 सालों में। चूंकि वैल्यूएशंस थोड़े महंगे, हो सकता है अगला 3-6 महीना आपका पैसा नहीं बनेगा, बट हमें जो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं इस स्पेस में वो है हिंदुस्तान लीवर, हमें टाइटन अच्छा लगता है, ब्रिटानिया, पिडिलाइट, मैरिको, ये 4-5 स्टॉक्स हमें अच्छे लगते हैं। हमारा कवरेज यूनिवर्स 25 स्टॉक का है, बट बिकॉज वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, हमें बहुत चूजी और सिलेक्टिव होना पड़ेगा इस स्पेस में। और जहां पे अर्निंग्स विजिबिलिटी है, जहां पे कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर है, और जहां पे एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा रहा है, वहां पे ध्यान केंद्रित करना अच्छा रहेगा। क्या वैल्यूएशंस महंगे, चूजी रहें। HUL, ब्रिटानिया, टाइटन, ये वो कंपनीज हैं जो गौतम सर की या मोतीलाल ओसवाल की हैं प्रिफर्ड बेट्स। सुदीप सर, गौतम सर, आप दोनों का धन्यवाद। इन रिजल्ट सीजन से पहले रिजल्ट्स तो कंपनीज के आने हैं, वो टेंशन, नर्वसनेस हम और आपको हो रही है इंडिया इंक के नतीजों से पहले। लेकिन चलिए, आप लोगों ने काफी मदद करी, फिंगर्स क्रॉस्ड कि इस बार फाइनली इंडिया इंक अच्छे नंबर्स डिलीवर करके दे। इस नोट पर थैंक यू फॉर वॉचिंग।